नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सियासी पारा गर्म है। जहां एक और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, तो वहीं महायुति के नेता भी इस नारे से दूरी बना रहे हैं। अजीत पवार ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। साथी दलों के साथ साथ बीजेपी के भीतर से भी इस नारे के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण तो खुलकर ऐतराज जता चुके हैं। गठबंधन के भीतर उठे मतभेदों के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि योगी ने तो इतिहास की सच्चाई बयान की है। इस पूरे मुद्दे पर नेताओं ने क्या क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। क्या बटेगा कटेगा, यही को वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। यहाँ पे तो बोला जा रहा है। हाँ, मैंने कहा ना, पोस्टर लगे हैं मुंबई। मैंने बताया ना कि मुझे वो अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहाँ के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। तो आखिर क्या कारण है कि बीजेपी ने इस नारे को प्रमुखता से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उठाया है? क्या यह ध्रुवीकरण का प्रयास है, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं? और साथ ही महायुति में जो इसको लेकर के मतभेद दिखाई दे रहे हैं, उससे बीजेपी की इस रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रोहन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या ये बीजेपी की रणनीति है कि पार्टी तो अपनी ओर से उग्र हिंदुत्व की बात करे, लेकिन दूसरी ओर जो सहयोगी दल हैं वो अपनी अपनी बात करें? और ये बात क्यों उठ रही है कि यूपी का नारा महाराष्ट्र में लाने की क्या जरूरत है? देखिए अखिलेश जी, ये बात कोई हिंदुत्व की उसकी नहीं, ये बात है पूरे देश के नारे की बात है। हमने देखा कि जिस प्रकार से एक देश में एक स्ट्रेटेजी चल रही है, जो लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किसी भी प्रकार से मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण करके उसको आप इकट्ठा करो, और किसी भी प्रकार से संविधान के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे जो हिंदू वोट है उसका डिवीजन करो। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप देश में हैं, अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप राजनीति में हैं, तो आप मुद्दों की राजनीति करिए। एक तरफ आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और जब दूसरी तरफ कोई और बात करता है तो उसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात, आप जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया हो, एक रहेंगे या सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, मुझे नेगेटिविटी क्या है? ये तो आपके सोच में तकलीफ है। डिवाइड एंड रूल ये हमेशा से अंग्रेजों का नारा था, हम लोग देखते आ रहे हैं। तो अखिलेश, ये सोच की बात है कि आप किस प्रकार से चीजों को सोचते हैं। अगर विपक्षी राजनीति में पॉजिटिविटी होती, अगर सकारात्मकता होती, अगर उनके पास मुद्दे होते, तो वो मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण का काम नहीं करते। उनको ये नहीं कहते, कल जैसे उलेमा ने बोर्ड में वहां से एक अपील की गई कि सारे मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट करेंगे। तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? अगर सामने कोई ये कहेगा कि नहीं आप डिवाइड मत हो, क्या इकट्ठा वोट करिए, तो वो तुष्टीकरण हो जाता है। तो दोहरा मापन नहीं हो सकता अखिलेश जी। नहीं, पर इसमें इसलिए सवाल उठाया जाता है क्योंकि बाकी बीजेपी ने अपनी ओर से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। तो इसीलिए जब ये बात कहते हैं तो ये मामला उठाया जाता है कि बीजेपी हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल नहीं अखिलेश जी, हरियाणा में मुसलमानों को टिकट दिया गया, जहां पे देखिए विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है, हर पार्टी की अपनी एक सोच होती है, तो उसको भी उसमें कोई कोटा नहीं होता है। जहां पे जो चुनाव होता है वहां पे क्या विनेबिलिटी, उसके हिसाब से नहीं डिसीजन होता है। मुद्दा यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। मुद्दा है अगर तुष्टीकरण होगा तो सामने अगर कोई हिंदू को इकट्ठा होने की बात करता है, उसमें किसी के खिलाफ नफरत की बात नहीं की, उसमें किसी मुसलमान के लिए खराब नहीं बोला गया। ये नहीं कहा कि काटेंगे कटेंगे, कहा गया कि अगर हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। तो मुझे बताइए ये नफरत कैसे हुई?
अगर कोई अपने प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये क्या? और प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो पूरे देश की बात है। मैं आपको और एक चीज अखिलेश जी कहना चाहूंगा कि पूरे देश में जितने भी हमारे मुसलमान भाई है जो मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी है, ये नारा उनके लिए भी है। ये तो सोच की बात है ना। आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का आप विरोध करेंगे, मुझे बताइए अखिलेश जी, जब देश जब आगे बढ़ता है, रिफॉर्म्स होते हैं, कई एक संगठन को अबाधित पावर दिए गए, उसका हमने मिसयूज भी कर्नाटक में देखा। मुझे बताइए कि उसका विरोध करके विपक्ष क्या पा रहा है? जो भी ठीक है सजेशंस आएंगे उसको वो डाला नहीं गया किसी पे, सजेशंस आएंगे, उस पर डेलिब्रेशन जी होगा जेपीसी में और उसके ऊपर निर्णय होगा। आप देखिए जिस प्रकार से विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी दरगाह चली जाएगी, इस प्रकार की नफरत की राजनीति वो करें और जो आरोप है भाजपा पे लगाए, तो दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। जी रोहन जी, लेकिन आपके जो अपने सहयोगी हैं वो इस पर सवाल उठाए। अजीत पवार को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का नारा नहीं है, हम तो विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं। साथ ही आपकी अपनी पार्टी के नेता अशोक चौहान हो या पंकजा मुंडे हो, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यानी महायुति में ही इसको लेकर के एक राय नहीं है, सब आपके ही लोग आपस में बटे हुए हैं। देखिए अखिलेश जी, जब ये मुद्दे की हम बात कर रहे हैं कि एक नारा जब दिया गया, हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है। अजीत पवार की अपनी सोच हो सकती है, उन्होंने कहा भी कही कि भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं, अपनी सोच हो सकती है। ये सोचने के नजरिए के ऊपर है। क्या इसको आप नफरत की तरीके से देखते हैं, आप उसको एकता की तरीके से देखते हैं? कि मुझे कहीं पे भी नफरत नहीं लगती कि अगर हम किसी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हाँ हम किसी और के बारे में कहेंगे कि हाँ हमको इनके लिए कुछ करना है, तब नफरत की बात है। तो ये ठीक है सोच के नजरिए की बात है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम पॉजिटिवली सोचे या नेगेटिवली सोचे। ठीक है, अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। मुझे बताया गया अजय जी काफ़ी देर से आपसे कोशिश हो रही थी संपर्क स्थापित करने के लिए। रोहन गुप्ता जी का यही कहना है कि इसमें कहीं से भी कोई विभाजन करने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये एकता स्थापित करने के लिए नारा दिया गया है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी या जो बाकी पार्टियां इसको लेकर के आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है? देखिए, बांटने काटने की राजनीति करने वाले को तो खुद ही उन्हीं के महायुति के सदस्यों ने ही, अजीत पवार जी ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। वो खुद ही बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है सौहार्द का भूमि है, वहां पे ऐसा नारा नहीं चलेगा। भाई छोड़िए दूसरे की बात, पंजाब मुंडे जो है वो किसकी है सदस्य, कहां से आई है? वो तो अब ब्रिंगिंग उनका आरएसएस भाजपा में हुआ, वो भी इसको नकार रही हैं। अशोक चौहान साहब राज्यसभा सांसद इनके हो गए हैं, वो भी कहते हैं नहीं। तो ये सबको पहले तो समझा लें, उसके बाद दूसरे से बात करेंगे और दूसरे पर बहस करेंगे। अरे देखिए, बात बांटने काटने की नहीं, इनकी नफरत के एजेंडे को पूरा देश जान रहा है। हर चुनाव के वक्त इतने नीचे लोग सियासत और सत्ता के लिए गिर जाते हैं कि ये कभी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी 80-20 की बात करेंगे, कभी गर्मी चर्बी की बात करेंगे, कभी अली बजरंगबली की बात करेंगे। ये सब नारा देकर के क्या दिखाना चाह रहे हैं? बार बार जब ऐसे दिखाओगे, 400 पार का नारा दिए कहां चले गए? आने वाले समय में यही हाल आपका होने वाला है, अन्य राज्यों में भी और महाराष्ट्र और झारखंड में भी। दूसरी बात, जी देखिए भारत की संविधान में क्या है? विविधता है। भारत के संविधान को जो लोग नहीं मानते हैं, वो इस देश के विविधता को सम्मान नहीं करते हैं। मैं मानता हूं हिंदू धर्म की बातें लोग बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वधर्म संभाव की उसके मूल विचार में है, उदारता उसके मूल विचार में है। सर्वधर्म संभाव की बात यदि करता है कोई धर्म, तो वहां बटोगे और कटोगे की नारे की कहां? लेकिन उनका यह कहना है अजय जी, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जातियों के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है। देखिए, ये खुद प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं चुनाव के टाइम भाषण दे देकर। राष्ट्रपति महोदया की जाति ये लोग फूले नहीं समाते हैं जब बोल बोल करके चिल्लाते हैं कि मैंने तो इसको बना दिया, उसको बना दिया। ये जातीय जनगणना के विरोधी हैं, जातीय उत्थान नहीं चाहते हैं। जाति तो इनके डीएनए में है। आरएसएस जो है जातीय अस्मिता, और उसमें भी उच्च जातियों की कैसे अस्मिता बनी रहे एक पर्टिकुलर नागपुर के पंडितों की, ये पूरा देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है। इनको तो मजा आता है जाति को भी बांटने में, और बांट करके देख रहे हैं कि सियासत की रोटी काटने में। ठीक है रोहन जी, जाते हैं आपका जवाब, मेरे पास संक्षेप में समय कमी है। रोहन जी आप जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति बीजेपी आरएसएस करता है। देखिए, पूरे देश की जनता ने इनकी राजनीति देख ली और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हरियाणा में इसीलिए जनता ने उनको जवाब दिया, जहां पे 33% दलित आबादी जो है परिणाम पे असर करता है, वहां पे उनको जवाब मिल गया।
अगर आप बिन सांप्रदायिकता की बात करते हैं अखिलेश जी, फिर आप यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि यूसीसी तो हर धर्म को इक्वल करने की बात है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है कि आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे, आप यूसीसी का विरोध करेंगे, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे, मुसलमानों को एक होने की बात करेंगे। तो धर्म की बात तो आप कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि चुनाव में महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ के मुद्दे हैं, तो चुनाव उस पर रखिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास गवर्नेंस के खिलाफ मुद्दे नहीं है। आपकी मजबूरी है कंसोलिडेशन करो, मुस्लिमों को तुष्टीकरण करके कंसोलिडेट करो और जी यहाँ पे संक्षेप में डिवीजन करो समय संविधान जी, के समय की नाम पे। कमी है ये अजय जी, स्थिति expose हो संक्षेप चुकी में बिल्कुल। देखिए, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को ठीक है। डांटे। हाथी के दांत खाने के अलग है और दिखाने के अलग है। पूरा देश देख रहा है ठीक है। कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाले लोग देश में जाति और जी। धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत का एजेंडा चला रहे हैं, सिर्फ महज सियासत ठीक है। और सत्ता मिल जाए। और ये अजय जी, दूसरे को ज्ञान दे रहे समय हैं। इतना ही है, माफी प्रवचन चाहता हूँ, बंद समय कीजिए। इतना ही है, हमें यह डिस्कशन रोकना पड़ेगा। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहन जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये मुद्दा था और इस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के तेवर काफ़ी तीखे हैं। वहीं 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी तेज होता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यवतमाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि आपकी सेना अब उद्धव सेना बनकर रह गई है, असली शिवसेना बीजेपी के साथ है। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी फिर से धारा 370 वापस लाना चाहती है, लेकिन उनकी 4 पीढ़ियां भी आएंगी तो अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को हमसे नहीं छीन सकती। मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, असली शिवसेना कभी औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का विरोध कर सकती है? भाई जोर से बोलो, कर सकती है? उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का विरोध शिवसेना कर सकती है क्या? अहमदनगर का नाम अहल्यानगर करने का विरोध कर सकती है क्या? अरे उद्धव बाबू, आपकी सेना अब उद्धव सेना बनकर रह गई है। असली शिवसेना तो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ। ये राहुल बाबा और उनकी पार्टी फिर से कश्मीर में धारा 370 वापिस लेना चाहते। मैं उमरखेड़ की भूमि पर, ये ज्योतिर्लिंग की भूमि पर खड़ा रहकर कह रहा हूं, राहुल बाबा सुन लो, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी तो भी धारा 370 वापिस नहीं। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है। भारत से कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, संकल्प। और प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच भी हुई। महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा में अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग ने मेरे हेलीकॉप्टर की भी जांच की है। बीजेपी निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दरअसल प्रचार के दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की जांच के बाद नाराजगी जाहिर की थी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। उद्धव ठाकरे के समर्थन में कई विपक्षी नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में दिखी संविधान की लाल किताब को खाली बताया था। आज झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम को यह संविधान कोरा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने इसे कभी नहीं पढ़ा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र
क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल लेते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, देश में नफरत हिंसा फैलाते हो, आप नहीं करते। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आज झारखंड के गोड्डा में काफी देर तक फंसा रहा। एटीसी से क्लियरेंस न मिलने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर काफी देर तक अटका रहा। हालांकि बाद में एटीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद वो वहां से निकल गए। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया। गोड्डा में खड़े राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं और गोड्डा से रवाना होने का इंतजार कर रहे हैं।